हाँ जी, पॉइंट नंबर 101 है पेशेंट ऑन एटीटी एंटी-टीबी ड्रग्स पे कांट डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन विच ड्रग इज रिस्पांसिबल टू इथम्ब्यूटोल। अब एंटी-टीबी ड्रग्स हमने याद रखनी है आइसोनियाज़िड। आइसोनियाज़िड आप लोगों ने याद रखना है कि नियाज़ी पेरिफेरी में बैठा हुआ है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी नियाज़ी पेरिफेरी में बैठा है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। आइसोनियाज़िड क्या कॉज करती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी और हेपेटाइटिस। और इसमें एक और चीज़ आती है पिन्स और नीडल सेंसेशन, यानी जो है वो दिमाग वाली चीज़ें आती हैं। और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि आइसोनियाज़िड की जो ये टॉक्सिसिटी है उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इसमें हम विटामिन B6 यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं पैराडॉक्सिन। रिफेम्पिसिन आर फॉर रेड ऑरेंज कलर सेक्रीशंस। सही है, आर फॉर रिफेम्पिसिन, आर फॉर रेड ऑरेंज कलर सेक्रीशंस। और रिफेम्पिसिन जो होती है वो ओसीपी फेलियर में रिफेम्पिसिन का इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। इथम्ब्यूटोल, ई फॉर आई सिम्टम्स, ऑप्टिक न्यूराइटिस, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, वो इथम्ब्यूटोल से होती है। और इसको आप डोज को एडजस्ट कर दो, सही है, रीनल इम्पेयरमेंट वगैरह में, और रिड्यूस डोज या स्टॉप कर दो। पैरासिनामाइड जो होता है इंपॉर्टेंट आइसोनियाज़िड का ही वो याद रखना है, पैराडॉक्सिन B6। पैरासिनामाइड, पी फॉर पेन। तो ये हाइपरयूरिसीमिया, पेन कहाँ क्यों होता है? हाइपरयूरिसीमिया, गाउट। और पी फॉर फोटोसेंसिटाइजेशन, तो हेपेटाइटिस फोटोसेंसिटाइजेशन भी ये करवाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये अमाइनोग्लाइकोसाइड है, ये वेस्टिबुलर एट्स नर्व डैमेज कॉज करता है। सही है, और ये सिर्फ उन पेशेंट में यूज़ करते हैं जिसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है सर। चलो जी, MCQs कुछ कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। विच ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी विदाउट सिग्निफिकेंट मेटाबॉलिज्म? स्ट्रेप्टोमाइसिन। इथम्ब्यूटोल में देखें ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करती है। मल्टीपल ड्रग्स टू ट्रीट दिस अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन लाइट, तो इथम्ब्यूटोल होगा। रेड और ग्रीन लाइट यानी उसमें आई का मसला है, लेकिन अगर रेड ऑरेंज सक्रीशन हो तो वो रिफेम्पिसिन होगा। ओसीपी फेलियर में भी रिफेम्पिसिन होगा। प्लीज़, पेरिफेरल न्यूरोपैथी इन टीबी इज प्रिवेंटेड बाय गिविंग विटामिन B6 पैराडॉक्सिन टू अवॉइड न्यूरोटॉक्सिसिटी। ठीक है, ATT पिन्स एंड निडल सेंसेशन तो विटामिन B6 देंगे। ATT ड्रग्स है विद पिन्स एंड निडल सेंसेशन तो आइसोनियाज़िड की वजह से है। रिफेम्पिसिन में आ जाते हैं जी, रेड कलर ऑरेंज यूरिन है तो वो किस वजह से आ रहा है? रिफेम्पिसिन। OCP ले रहा है लेकिन कंसीव नहीं हो रही फीमेल, तो वो क्या होगा? रिफेम्पिसिन रिस्पॉन्सिबल होगी। TB ट्रीटमेंट कंप्लेंस ऑफ ऑरेंज पिंक डिस्कलोरेशन ऑफ यूरिन, तो रिफेम्पिसिन। पैरासिनामाइड में क्या है जी? पेशेंट ऑन ATT ड्रग्स है, बिग टो स्वेलिंग है, तो दिस इज ड्यू टू विच ड्रग? पैरासिनामाइड। पेशेंट ऑन ATT डेवलप हाइपरयूरिसीमिया, पैरासिनामाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी-टीबी कैन बी कॉज हाइपरयूरिसीमिया? पैरासिनामाइड। क्योंकि ये compete करती है ना, हाइपरयूरिसीमिया क्यों कॉज करती है ये? क्योंकि ये compete करती है यूरिक एसिड फॉर एक्सक्रीशन इन द किडनीज। ठीक है, इस वजह से ये हाइपरयूरिसीमिया कॉज करती है। वाई एंटी-टीबी ड्रग्स गिवन इन कॉम्बिनेशन, ताकि रेजिस्टेंस इमरजेंस कम हो। 102 पॉइंट है, विच एंटी-टीबी ड्रग इज बैक्टीरियोस्टैटिक, तो बड़ा आसान है। जो बैक्टीरियोस्टैटिक है उसके एंड पे C आता है ना, तो C जो है, C के अंदर अगर एक और हम वो ऐड कर दें डैश, तो डैट बिकम्स E, तो इथम्ब्यूटोल इज स्टैटिक। और सिडल को कैसे याद रखना है? सिडल के एंड पे L है ना, सही है, तो अगर L के साथ जो है मतलब सिडल स्मॉल L यानी वन स्ट्रेट लाइन, उसको गोल कर दो तो वो P, और P के साथ एक और इस तरह डैश कर दो तो वो R। सही है, तो पैरासिनामाइड और रिफेम्पिसिन विल बैक्टीरियो सिडल, सही है, जिसमें प्रॉपर्टीज़ दोनों होती हैं वो आइसोनाइजिड है। सही है, आइसोनाइजिड बैक्टीरियोसिडल इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल, तब वो बैक्टीरिया को जो है वो किल करती है। और स्टैटिक जब स्टेशनरी फेज़ में होती है, स्टैटिक। 103 पर मेसोथेलियोमा इज एसोसिएटेड विद, तो मेसोथेलियोमा जो होता है वो एसोसिएटेड टू द एस्बेस्टोस के साथ। मेसोथेलियोमा अगर पूछा हो तो वो एस्बेस्टोस के साथ एसोसिएटेड होगा। और अगर एस्बेस्टोस पूछा हो कि वो किस में यूजुअली वो उस एस्बेस्टोस वाली चीज़ में क्या हो रहा होता है, तो ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा हो रहा होता है। ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा की मेन कॉज स्मोकिंग होती है। अगर उसने नॉन स्मोकर दिया हो तो उसमें रेडॉन एक्सपोजर आप चूज़ कर सकते हो। सही है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स ऑक्यूपेशनल कार्सिनोमा कौन सा होता है? एस्बेस्टोसिस। सही है, और कोल माइनिंग सैंड ब्लास्टर में क्या होता है? रॉक क्रशर्स। कोल माइनिंग में उसमें सिलिकोसिस होता है। उसमें कुछ MCQs हैं। डेमोलिशन बिल्डिंग डेवलप्स जिसनिया, चेस्ट एक्सरे, डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, आयरन स्ट्रेन रिंग्स है, तो ये क्या होगा? एस्बेस्टोसिस होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स वगैरह और ऑक्यूपेशनल कार्सिनोमा एस्बेस्टोसिस होता है। 59 ईयर ओल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर, विच ऑफ द फॉलोइंग मैलिग्नेंसी इज मोस्ट लाइकली टू अकर, तो कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री ऑफ एस्बेस्टोस एक्सपोजर, तो उसमें क्या होगा? एस्बेस्टोस में क्या होता था? मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा। इधर इट मस्ट बी के उधर उसने ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का ऑप्शन नहीं दिया होगा। उसके बाद फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू लीक विद लेयर्स ऑफ मेसोथेलियम, व्हाट स्ट्रक्चर इट कुड बी, तो मेसोथेलियम जो होता है वो लंग्स में होती है। सही है, स्टूडेंट वाज गिवन अ स्लाइड फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ही कंक्लूडेड इट टू बी मेसोथेलियम एपिथेलियम, द स्पेसिमेन कुड बी लंग्स। 104 पॉइंट है जी,
रॉक क्रशेड वेल्व वायरल लिम्फेडिनोपैथी एंड बायोप्सी बाइफ्रिंजेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट, तो डायग्नोसिस क्या होगा? सिलिकोसिस। एस्बेस्टोस जो होता है ना वो एसोसिएटेड होता है रूफ के साथ, कॉमन इंसुलेशन। लेकिन अब देखें छतों के साथ जो चीज़ एसोसिएटेड होगी वो अफेक्ट किसको करेगी? लोअर लोब्स को, ऑपोजिट होती है लोअर लोब्स ऑफ लंग्स को, सही है। अच्छा, और जो सिलिका और कोल जो होते हैं वो बेस में होते हैं ना अर्थ में, लेकिन वो अफेक्ट किसे करेंगे? अपर लोब यानी अपर लोब ऑफ लंग को। एस्बेस्टोसिस के, अब ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एस्बेस्टोसिस जो होता है इसमें शिप बिल्डिंग, रूफिंग और प्लम्बिंग की हिस्ट्री होगी एस्बेस्टोसिस में, सही है। और अफेक्ट लोअर लोब्स को करेगा, एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ लंग कैंसर, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन मेसोथेलियोमा, प्लीज रिमेंबर दिस। जो मैंने ऊपर एमसीक्यू पढ़ा था उसमें ब्रोंकोजेनिक का ऑप्शन नहीं होगा। बेरिलोसिस जो होता है ये एरोस्पेस वालों में और अफेक्ट करता है अपर लोब्स को, और ओकेजनली टू रिस्पॉन्सिव टू स्टीरॉइड्स होता है। एंथ्राकोसिस जो होता है वो कार्बन डस्ट वगैरह में, एंथ्राकोसिस ब्लैकिश कार्बन डस्ट, ठीक है। और कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस जो होता है अपर लोब्स को, और ये कोल डस्ट के इनहेल करने से होता है, और कार्बन और सिलिका दोनों होते हैं, इसको ब्लैक लंग डिजीज़ भी कहते हैं, प्लीज़ रिमेंबर ब्लैक लंग डिजीज़। सिलिकोसिस जो होता है वो अफेक्ट करता है अपर लोब्स को, और इसमें ग्लास मैन्युफैक्चर, स्टोन कटर्स, ठीक है, जो ग्लास को मैन्युफैक्चर करते हैं, जो स्टोन कटर करते हैं, सैंड ब्लास्टिंग करते हैं, माइंस में काम करते हैं, तो सिलिका। अब लोग जो है ना स्टोन कटर्स को भूल जाते हैं, स्टोन कटर्स इज इन सिलिकोसिस, सिलिका जेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज व्हाट सिलिका में डिसरप्ट फेगोलाइसोसोम्स एंड इंपेयर मैक्रोफेजेस, इंक्रीजिंग ससेप्टिबिलिटी टू टीबी, तो बिल्कुल ठीक है। एग शेल कैल्सिफिकेशन होती है हाइलर लिम्फ नोड्स में। चलो जी क्विकली एक मिनट के अंदर अंदर एमसीक्यूज करते हैं। ऑन नॉन स्मोकर पेशेंट प्रेजेंट विद चेस्ट हेवीनेस, कफ, हेमोप्टोसिस इन्वेस्टिगेशन, ही वाज डायग्नोस्ड केस ऑफ लंग कैंसर, तो एनवायरमेंटल एजेंट कौन सा होगा? रेडॉन। मैंने कहा था जब स्मोकिंग ना हो तो रेडॉन इज सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ लंग कैंसर आफ्टर स्मोकिंग ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। फिर नीचे भी उसने देखें वीज एक्सरे शोज पेरियल लिम्फेडिनोपैथी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, रेडॉन गैस होगा, रेडॉन गैस। नीचे भी लोअर लोब लीजन इन प्लम्बर मैन, एस्बेस्टोस होगा, रिलेटेड टू कैंसर एस्बेस्टोसिस होता है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली कॉज्ड बाय एस्बेस्टोस, तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। चेस्ट एक्सरे में इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस है, आयरन स्ट्रिंग रिंग्स हैं, बीडी डेन, तो एस्बेस्टोसिस होगा। कंप्लेंट्स ऑफ कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट एक्सरे, प्लूरल प्लैक्स, तो जब भी प्लूरल प्लैक्स आ जाएँ तो आपने एस्बेस्टोसिस को चूज़ करना है प्लीज़, सही है। अच्छा, चेस्ट एक्सरे डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस ऑन हिस्टोलॉजी, आयरन सेल्स वर पॉजिटिव, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस एस्बेस्टोसिस कॉज प्लूरल मेसोथेलियोमा, सही है। और स्मोकर पेशेंट वाज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज इन प्लूरल प्लैक, तो एस्बेस्टोसिस। उसके बाद आता है जी अ मैन विद सिलिकोसिस प्रेजेंट विद प्लम्बरी नोड्यूल्स, मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स इज जॉइंट सेल फॉर्मेशन, मैन इनहेलिंग सिलिका डस्ट फॉर 6 years, 12 कफ 1 centimeter ऑन एक्सरे, व्हाट मे बी सीन फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल्स, ठीक है। उसके बाद नीचे भी हिस्ट्री ऑफ वर्किंग इन माइंस फॉर मैनी ईयर, सिलिकोसिस, ड्राई कफ, कोल माइंस की हिस्ट्री है, चेस्ट एक्सरे में एपिकल कंसोलिडेशन है, सही है। तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगा? ये सर 90 एपिकल कंसोलिडेशन, और माइन में सही है वेट लॉस की भी हिस्ट्री दे दी है, तो दिस इज टीबी, दिस इज़ नॉट समथिंग रिलेटेड टू कोल या एस्बेस्टोस, सही है। और प्लमनरी फाइब्रोसिस अबंडेंस विच अर्थ क्रस्ट, तो सिलिका जो होता है वो प्लमनरी फाइब्रोसिस। प्रोग्रेसिव ब्रेथलेसनेस, प्रोडक्टिव कफ, नाइट स्वेट्स, चेस्ट एक्सरे, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, ट्यूबरकुलिन टेस्टिस, स्किन टेस्टिस पॉजिटिव, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज व्हाट सर? प्रोडक्टिव कफ है, नाइट स्वेट है, वेट लॉस है फॉर 2 months, और ओल्ड माइन वर्कर है, तो माइन वर्कर में जो टीबी वाले सिम्टम्स आएंगे वो सिलिकोसिस। मैंने कहा था कि सिलिकोसिस रिलेटेड टू टीबी, इट कॉज टीबी, ठीक है। सो सिलिकोसिस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। कोल वर्कर प्रेजेंट विद शॉर्ट ऑफ द ब्रेथ फटीग फॉर 1 month, चेस्ट एक्सरे, प्लूरल फीवर, नोडुलर एपिसिड, डायग्नोसिस क्या होगा? न्यूमोकोनियोसिस सर, सही है। और ऊपर वाला पॉइंट हेमोप्टोसिस हिस्टोलॉजी शो स्मॉल क्लस्टर्स मॉर्फोलॉजी ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल्स, कॉजेटिव एजेंट स्मोकिंग होगा।